हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल आनक एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज हीना टक्कर और आज हम क्लास 11th का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज का बिजनेस सर्विसेज। बहुत सिंपल चैप्टर है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, फालतू का हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बिजनेस सर्विसेज क्या होती है? देखो, बिजनेस मतलब व्यापार होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। सर्विसेज क्या होता है? आपने गुड्स के साथ में पढ़ा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब सामान होता है, सर्विसेज क्या होती है? जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट को देख रहा है, वो सर्विस दे रहा है। यानी कि एक लॉयर जो है वो केस लड़ रहा है, तो वो भी क्या है? एक सर्विस है। टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, वो भी सर्विसेज है। ठीक है, तो बिजनेस सर्विसेज क्या है? डिफाइन क्या है? दो सर्विसेज विच हेल्प इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस। यानी वो सारी सर्विसेज जो हमारे को मदद करती हैं बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज 5 टाइप से हैं। पहला है बैंकिंग, दूसरा है इंश्योरेंस, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट, फोर्थ इज वेयर हाउसिंग, फिफ्थ वन इज कम्युनिकेशन। पहले बात कर लेते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग क्या करता है? जैसे मान लीजिए एक पर्सन है राम और ये है बैंक। राम के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, उसने बैंक में जाके पैसा डाल दिया, तो बैंक ने इसके डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया है। और सोहन एक पर्सन है जिसको पैसे की जरूरत है, लोन चाहिए, तो बैंक क्या करेगा? इस सोहन को पैसे दे देगा लोन के रूप में और उससे इंटरेस्ट जो है चार्ज कर लेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है बैंक के अंदर। बैंक जो होते हैं प्राइवेट होते हैं, कुछ पब्लिक होते हैं, यानी कुछ प्राइवेट बैंक होते हैं, कुछ गवर्नमेंट बैंक होते हैं। प्राइवेट में आप ले लीजिए आईसीआई बैंक हो गया, ठीक है, इस तरीके से बैंक्स होते हैं। पब्लिक में क्या आता है? एसबीआई आ गया आपका, ठीक है, इस तरीके से आ जाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब होता है जैसे अगर हमें लगता है कि इन फ्यूचर हमें किसी भी चीज का नुकसान हो सकता है, किसी भी चीज की मिसहैपनिंग हो सकती है, तो हम पहले से सिक्योर होकर इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का मतलब प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसपोर्ट में आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ गोलू का, ठीक है। गोलू जो है वो यहाँ पे सामान को मंगवा रहा है, कहाँ से? हरियाणा से, ठीक है। गोलू ने हरियाणा से सामान मंगवाया है और वो जो सामान मंगवाया है वो कैसे आया होगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया होगा। यानी कि वो क्या है? सर्विस ही तो है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। फिर बात करते हैं वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउसिंग मतलब सामान जो मंगवा लिया वो एक दिन में तो नहीं बिकेगा। जो भी गोलू है उसने अगर अपनी दुकान के लिए बहुत सारा स्टॉक मंगाया तो एक दिन में या 2 दिन या आधे दिन में नहीं बेच पाएगा। उसको कई दिन या कई महीने लग जाएंगे उस सामान को बेचने के लिए, हो सकता है साल भी लग जाए। तो वो क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा, किसमें? गोडाउन में। उसी को हम वेयर हाउसिंग बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कि कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, बैंकिंग में आ जाता है कमर्शियल बैंक। देखो, कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, जो मैंने आपको बताया है, और बाकी जो पब्लिक होती है उन लोगों को लोन्स प्रोवाइड करना। तो वो कमर्शियल बैंक के अंदर आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे फॉरेन बैंक हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके। आप नॉर्मल रीडिंग कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक के? देखो, प्राइमरी फंक्शन होता है, एक सेकेंडरी होता है, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक ई बैंकिंग। ई बैंकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बस आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस मीनिंग पढ़ लेना, बस इतना काफी है। आपका जो क्वेश्चन आने का चांस है वो ई बैंकिंग में से है। प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन क्या करता है कमर्शियल बैंक में? पहले तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और बाकी लोगों को लोन देता है, ये प्राइमरी फंक्शन में आता है। सेकेंडरी फंक्शंस में आ जाता है लॉकर की फैसिलिटी हो गई, चेक ड्राफ्ट की फैसिलिटी हो गई, इस तरीके से बहुत सारी फैसिलिटीज आ जाती है। थर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब होता है ई बैंकिंग, जिसे हम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे को पैसा जमा कराना है बैंक में या पैसा निकालना है, तो हम लोग बैंक का वेट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग अपने घर बैठे बैठे आजकल जो सबसे ज्यादा कर रहे हैं ना ई बैंकिंग, जैसे गूगल पे, पेटीएम, ये सब क्या कर रहे हैं? जब हमें रात को 12 बजे किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो हम क्या करेंगे? बैंक का इंतजार करेंगे अगले दिन का? नहीं, इमरजेंसी है तो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो मतलब जो हमारा इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू हम ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं उसे हम ई बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। ई बैंकिंग में जैसे एटीएम हो गया, आप लोगों को पता होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। एटीएम से जब मर्जी जाओ पैसे निकाल लो। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड आप लोगों को पता ही है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डेबिट कार्ड एक्सप्लेन करना है, 1 या 2 नंबर का आ जाता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड क्या होता है? जैसे आप लोगों के अकाउंट में जितना पैसा पड़ा होता है तो वो डेबिट कार्ड होता है, आप जो है उसको लगाते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? इसमें क्या होता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चलती है, यानी एक लिमिट होती है, आप इतने पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। बस आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि पैसे अवेलेबल हैं आपके बैंक में, आप पैसा निकाल रहे हो। क्रेडिट कार्ड का मतलब है पैसा अभी नहीं है, आपका बैंक अभी पेमेंट कर रहा है, आपको बाद में बैंक को पैसा देना है, वो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी होती है। जैसे लोग अपनी शॉपिंग्स में यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं उसके बाद एनईएफटी एंड आरटीजीएस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से समझना, बहुत बार आपके पेपर में आता है। 2 या 3 डिफरेंस पता होंगे तो बहुत है। एनईएफटी में क्या होता है और आरटीजीएस में क्या होता है? जैसे हमारे को बैंक में पैसा डालना होता है,
ठीक है, यानी कि बैंक से आप ट्रांसफर करते हैं तो आप दो तरीके से काम कर सकते हैं, यानी कि एनईएफटी भी कर सकते हो, आरटीजीएस भी कर सकते हैं। एनईएफटी का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस को बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, एनईएफटी क्या होता है? एनईएफटी का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट होता है, इसकी मिनिमम अमाउंट मतलब है 0 से लेके 2 लाख तक के अगर अमाउंट ट्रांसफर करना है तो आप एनईएफटी कर सकते हैं। आरटीजीएस में क्या होता है, मिनिमम लिमिट ही 2 लाख की है, मतलब 2 लाख होनी चाहिए, 2 लाख से ऊपर है तो आप आरटीजीएस कर सकते हैं, अगर 2 लाख से कम है तो आप एनईएफटी कर सकते हैं। मैक्सिमम दोनों की कोई लिमिट नहीं है अमाउंट ट्रांसफर की, इसमें छोटे छोटे ट्रांसफर किए जाते हैं एनईएफटी के अंदर, और आरटीजीएस के अंदर लार्ज अमाउंट ट्रांसफर होता है। टाइमिंग क्या रहती है? बैंक में जाके अगर करवाओगे, घर से भी कर सकते हो, अगर बैंक में जाओगे तो 9 से 7 का टाइम रहता है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे आप 9 से 1 बजे तक करवा सकते हो। आरटीजीएस में क्या था, 9 से 4:30 बजे तक आप करवा सकते हो शाम के, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को 9 से 1:30 बजे तक का ही होता है। अब होता क्या है, एनईएफटी के अंदर बैचेस बने होते हैं, यानी कि मंडे टू फ्राइडे जो है आपका 11 बैच बने होते हैं, और सैटरडे को जो है आपके 5 बैचेस बने होते हैं। इसमें क्या होता है, टाइम ज्यादा लग जाता है, एक बैच खत्म होगा जब दूसरा स्टार्ट होगा तो ही आपका नंबर आएगा। आरटीजीएस में कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है, बहुत अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है वेरी। नेक्स्ट चलते हैं इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही करवा रही हूँ मैं आपको। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस की डिफाइन समझो क्या है, इंश्योरेंस क्या कह रहा है। इंश्योरेंस जो है वो हमें ये बताने की कोशिश करें, इंश्योरेंस जो है इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ अदर पार्टीज एक्सचेंज ऑफ सम फिक्स फीस। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक पार्टी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है दूसरी पार्टी के रिस्क की, और उसको बदले में फिक्स फीस देनी होती है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैंने एग्जांपल लिखा है गगन का और इंश्योरेंस कंपनी का। गगन एक पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है। गगन को लगता है कि हाँ भाई ठीक है, इंश्योरेंस कई तरीके से होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, थेफ्ट इंश्योरेंस हो गया, इस तरीके से बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। अगर उसको लगता है कि उसके पास बाइक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले से ही इंश्योरेंस करवा लेगा कि अगर उसकी बाइक चोरी हो जाती है तो वो क्लेम कर सके कंपनी से। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी से करवाता है वो। अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम जो है आपको क्या इनके बीच में डील होती है आप वो समझिए। जैसे मान लीजिए गगन की बाइक अगर चोरी हो जाती है, गाड़ी वो लेता है, वो इंश्योरेंस कराता है कि अगर मेरा व्हीकल चोरी हो जाता है तो उसको तो बहुत नुकसान है, तो वो क्या करता है, इंश्योरेंस कराता है इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है ठीक है, हम आपका जो लॉस हुआ है वो हम आपको देने को तैयार है, बट बदले में हमें क्या चाहिए, प्रीमियम चाहिए। प्रीमियम का मतलब है कि गगन हर महीने पैसा देगा, एक फिक्स अमाउंट तय होगा जो कि गगन को इंश्योरेंस कंपनी वालों को देना पड़ेगा। और इन फ्यूचर अगर किसी भी चीज का अगर उसको मिसहैपनिंग हो जाती है, उसके साथ किसी भी तरह का डैमेज या लॉस हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको जो उसका पैसा दे देगी, जो भी जितना भी लॉस हुआ है। ठीक है, तो गगन जो हर महीने दे रहा है उसे बोलते हैं प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी जो है यानी कि जो रिस्क ले रही है उसे बोलते हैं इंश्योरर। ठीक है, और जो यहाँ पे गगन है उसको बोलते हैं इंश्योर्ड। जो यानी कि इंश्योरेंस करवाता है उसे बोलते हैं इंश्योर्ड, और जो इंश्योरेंस का रिस्क लेता है वो होता है इंश्योरर। ठीक है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी है। ये पूरा प्रोसेस जो है हम बोलते हैं पॉलिसी। ठीक है, इसमें अमाउंट पूरा तय होता है। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज इसको अच्छे से और अच्छे से करना है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, पहला है अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब क्या होता है? अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है डील बोथ पार्टीज। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लीजिए गगन और इंश्योरेंस कंपनी का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, इन्हीं का एग्जांपल लेके चलती हूँ। जैसे गगन जो है और इंश्योरेंस कंपनी है, इन दोनों के बीच में ये दोनों चीजें हर चीज डिस्क्लोज करेंगे, कुछ भी चीज हाइड नहीं होगी, एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे, हर चीज डिस्क्लोज करेंगे। जैसे गगन है तो बताएगा ऐसे हुआ वैसा हुआ, हर चीज बताएगा, और इंश्योरेंस कंपनी भी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन बताएगी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, नंबर 2 है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्टेड पार्टी ही क्लेम कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे राम और मोहन है। ठीक है, राम के पास एक बाइक थी, उसको लग रहा है कि नहीं भाई अब उसको अपनी थोड़ी शोशाबंती दिखानी थी, और उसको लग रहा था कि नहीं अब मेरे को थोड़ा सा जो है मैं अब अच्छी बाइक खरीदता हूँ। अब वो जो बाइक जो है वो उसको लग रहा है कि नहीं अब मैंने 2-3 महीना चला ली, बस बोर हो गया मैं, तो उसने मोहन को अपनी बाइक जो है बेच दी। तो मोहन ने ले ली। इन केस मोहन के घर के नीचे से बाइक अगर चोरी हो जाती है और राम को ये चीज पता चल जाती है, तो राम क्या इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके क्लेम कर सकता है? तो वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बाइक बेच दिया, उसका कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सके। मोहन कर सकता है बट स्टिल राम नहीं कर सकता। आई होप क्लियर है आपको। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे, इंडेमनिटी। इसमें क्या होता है? ओनली लॉस जो होता है वही रिकवर होता है। ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि जैसे इसका एग्जाम्पल है, एक गोडाउन में 50,000 का स्टॉक पड़ा है। ठीक है,
और आग लग जाती है, 30,000 का माल जो है वो जल जाता है, ठीक है। तो इस केस में अगर जो भी जिसकी भी दुकान है वो ये बोले कि मुझे इंश्योरेंस तो मैंने करवाई रखा है तो मुझे 50,000 दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो हर चीज की चेकिंग करते हैं, हर चीज देखते हैं। वो 50,000 नहीं देंगे, वो सिर्फ जितना लॉस हुआ उतना पे करेंगे, यानी इंश्योरेंस कंपनी 30,000 देगी, ना कि 50,000। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होता है। ये तो होता है अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस। अब होता क्या है कि हम लोग जो है कुछ ज्यादा ही हर बार समझदार बनने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम लोगों ने एक चीज का इंश्योरेंस करा लिया है तो हम कोई ना कोई और बहाना बना के या कोई ना कोई और पेपर्स तैयार करके हम 2 या 3 तरीके के इंश्योरेंस का फायदा उठा लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। जिस चीज का इंश्योरेंस कराया है, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया तो वो लाइफ इंश्योरेंस में ही काम करेगा। अगर आपने थेफ्ट इंश्योरेंस कराया तो उसी में काम करेगा, उसके अलावा नहीं काम करेगा। सबरोगेशन क्या होता है? सबरोगेशन का मतलब होता है डैमेज पार्ट से। आप इसको याद रख सकते हैं, आपके बुक में काफी कुछ लिखा है बट मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। डैमेज पार्ट से मतलब है अगर सोहन ने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, और उसके घर में आग लग जाती है, ठीक है, और कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जो सामान है वो कुछ जला है, कुछ रह गया, कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, तो वो क्या करेगा? वो ये सोचेगा, वो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो इंश्योर्ड होता है वो कहीं ना कहीं स्मार्ट बनने की कोशिश करते ही है कि अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो हमें हर चीज का बेनिफिट मिले। तो उस केस के अंदर जो डैमेज पार्ट है वो सोचे मैं कबाड़ी को बेच दूं या किसी को उठा के दे दूं तो मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने इंश्योरेंस करा रखा है और इंश्योरेंस कंपनी का राइट है वो उसको बेचे या रखे, जो मर्जी करे, बट सोहन उसको बेच नहीं सकता या किसी को नहीं दे सकता। फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है क्लेम फॉर वन इंश्योरेंस कंपनी। इससे आप याद रख सकते हैं, यानी क्लेम से आप इसको याद रख पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी लॉस होता है, किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग हो जाती है, उस केस के अंदर सिचुएशन ये अराइज होती है कि अगर उसने 2 या 3 या 4 या फिर 6 इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस करवा लिए और सोचा कि इन फ्यूचर कुछ लॉस होता है तो मैं 6 या 7 या जितने भी कंपनी से पैसा जो है वो ले लूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। या तो वो कंट्रीब्यूशन अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से इसको दे देंगी इसका अमाउंट, या फिर कि कोई एक इंश्योरेंस कंपनी इसको पूरा अमाउंट दे देगी। हर कोई नहीं देगा क्योंकि ऐसे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ऐसे तो इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल घाटे में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब होता है मिनिमाइज लॉस। यानी कहने का मतलब है, सोहन और इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लेती हूं मैं। सोहन के घर में अगर आग लगी है, ठीक है, तो वो ये सोचे कि नहीं ठीक है मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा है और अब मेरे को हर चीज का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी हर चीज की जांच पड़ताल करती है, चाहे वो कोई सा भी इंश्योरेंस करवाया हो, हर चीज के रिकॉर्ड सबूत देने पड़ते हैं हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी को, तब जाके हमें मिलता है। ये नहीं है कि हम लोग जो है बिल्कुल केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, यानी कि हमें तो लग रहा है कि ठीक है हमने इंश्योरेंस करा रखा है, जो हो रहा है होने दो। ऐसा नहीं होता, बाद में क्लेम आप नहीं कर पाओगे, हर चीज का सबूत आपको देना पड़ेगा। आई होप आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल सिर्फ इसके मीनिंग समझ लेते सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 2 टाइप से होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि अगर आपका कोई डेथ हो जाती है या फिर आपका कोई बॉडी पार्ट जो है वो लॉस हो जाता है तो उस केस में आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। डेथ वाले केस में तो क्या होता है कि अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको पता है डेथ के बाद तो इंसान ही खत्म हो गया। जब इंसान खत्म हो गया तो वो इंश्योरेंस का पैसा कहाँ से लेगा? उसके घर वालों को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर जनरल इंश्योरेंस में आ जाते हैं फायर, थेफ्ट और मेराइन, ठीक है। फायर में आ जाता है जैसे कोई आग वाग लगने की वजह से जो होता है उसके लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। थेफ्ट में जैसे चोरी वोरी हो जाती है उसका आप इंश्योरेंस कराते हो, नाम से ही क्लियर है। मेराइन में क्या होता है? सीवे होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे हम फॉरेन बिजनेस करते हैं, सी के थ्रू हम बिजनेस कर पाते हैं। जैसे अब्रॉड से हमें कोई भी सामान मंगाना तो शिप के थ्रू आ रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई डैमेज हो जाता है तो हमारे करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा जो हमें फेस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए मेराइन इंश्योरेंस करवा लेते हैं ताकि हमें इन फ्यूचर जो भी मिसहैपनिंग हुई हो उसका पैसा हम जो है मेराइन इंश्योरेंस से क्लेम कर पाए। आई होप आपको क्लियर है, मैंने पूरा का पूरा समझा दिया है, इंपॉर्टेंट था। अब आप इसका आराम से नोट्स पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, प्रीवियस पेपर जैसे कि मैंने बताया वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन है ना, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।